अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उमर चीमा साहब के ऊपर एक घटिया किस्म की मुहिम चलाई जा रही है, उसके हवाले से बात करेंगे और फिर हम फवाद चौधरी साहब के हवाले से बात करेंगे कि उनकी लड़ाई चल रही है इस वक्त पीटीआई के वकला के साथ। उसकी भी पूरी तफसील डिस्कस की जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे जी कि काजी फाइज ईसा साहब ने एक मुनफरिद एजाज़ अपने नाम कर लिया है, उसके हवाले से भी बात की जाएगी। और फिर अगर टाइम बचा तो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी मुख्तसर बात करेंगे। लेकिन व्लॉग के आगाज़ से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उमर चीमा साहब की। उमर चीमा साहब एक नामवर सहाफ़ी हैं, बहुत साल हो गए उन्हें सहाफ़त में, 20-25 साल हो गए गालिबन। तो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था एजाज़ सैयद साहब के साथ, टॉक शो के नाम से। उनके इस प्रोग्राम के बाद वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनते रहे, फिर उनकी अलहदगी हो गई थी एजाज़ सैयद साहब के साथ, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना अलग यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया। लेकिन फिर हमने देखा कि सियासत डॉट पी के, जो कि एक पीटीआई की वेबसाइट और पीटीआई का सियासी चैनल समझा जाता है, सहाफ़त का उन्होंने सिर्फ लबादा ओढ़ा हुआ है। उनकी आप तमाम रिपोर्टिंग अगर देखें तो वो बस पीटीआई से शुरू होकर पीटीआई पर ही ख़त्म हो जाती है। उनकी तारीफ़ों में ही लगे रहते हैं और जो बंदा पीटीआई को खटक रहा होता है उसके खिलाफ ही वो पूरी कंपेन चला रहे होते हैं। तो उस चैनल से एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया उमर चीमा साहब के हवाले से। किसी का भी उन्होंने नाम नहीं की लिया कि किस सहाफ़ी ने उनको ये मालूमात दी हैं, लेकिन उन्होंने ये एक पैराग्राफ पूरा छाप दिया जी कि जो उमर चीमा साहब हैं उन्होंने यूट्यूब चैनल बेच दिया और इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप ले ली, सहाफ़ियों का दावा है। और फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि एजाज़ सैयद के साथ धोखा किया, चैनल के तमाम पैसे खुद खा गए। ये कुछ उन्होंने कहा। इस पर एजाज सैयद साहब ने भी बाकायदा इस पोस्ट को उन्होंने कोट किया और फिर उस पर भी जो है उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा घटिया किस्म का इल्ज़ाम है और उमर के साथ उनके बड़े जो हैं वो देरीना ताल्लुकात हैं और इस तरह की कोई भी बात जो है वो नहीं हुई। वो एक अलग चीज़ है कि उन दोनों की अलहदगी हो गई थी, उसकी क्या वजूहात रही होंगी अल्लाह ही जानते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी इन दोनों शख्सियात में से किसी ने भी उनको शेयर नहीं किया, तो वो हम नहीं कह सकते। लेकिन उनके खिलाफ ये कंपेन अलबत्ता चलाएगी। उमर चीमा साहब ने भी फिर उसका रिस्पॉन्स किया और उन्होंने कहा जी कि इस तरह के दावे करने वाला सहाफ़ी नहीं, कोई कंजर नस्ल से होगा और ऐसे ही इसको फैलाने वाले हैं। लानत है ऐसे शख्स पर जिसने धोखा दिया हो और जो ऐसी बेबुनियाद बातें फैला रहा हो। एजाज का मेरे से 2 दहाइयों से भी पुराना ताल्लुक है। इसके साथ धोखा करने के बारे में मुझ पर सोचना भी आराम है। तो ये कुछ उन्होंने कहा है जी, और ये बात सच्ची भी है कि इनका 20 साल से ज़्यादा इनका अपना ताल्लुक है। तो चले, नाराज़गियाँ, रंजिशें वो बात अलग है, लेकिन किसी को धोखा देना और ख़ास करके यूट्यूब चैनल के वो कितने को करोड़ों रुपए यार वो हो जाते हैं कि कोई इतनी पुरानी यारी को जो है वो इस तरह की बींट चढ़ा देगा कुछ लाख रुपयों के लिए, तो वैसा नहीं है। तो ये इनके खिलाफ बाकायदा जो कंपेन लॉन्च की गई वो इसलिए क्योंकि ये पीटीआई के खिलाफ जो है वो उनके ख्यालात रहते हैं, तो उस चीज़ की उन्हें सज़ा दी जा रही है बेसिकली। अब ज़रा बात कर लेते हैं जी फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब के भाई थे जनाब फैसल चौधरी साहब। उन्होंने एक पटिशन दायर की थी कि इमरान खान साहब को बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं है जेल के अंदर। उस पर पीटीआई की तरफ से जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस पर फिर बयान दिया। उन्होंने कहा जी हम अपनी अलग पटिशन जो है वो दायर करेंगे और ये जो सब ये साहिब हैं फैसल चौधरी साहब, इनको तो हमने अपनी कानूनी टीम से निकाल दिया हुआ है। अब तो ये हमारे मेंबर ही नहीं है। इस पर फवाद चौधरी साहब भी जो हैं वो बड़े भड़के हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा है। और दूसरी तरफ रऊफ हसन साहब भी फवाद चौधरी साहब के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। फलक जावेद साहिबा और हिबा फवाद साहिबा की भी लड़ाई जो है वो इस वक्त एक्स पर जारी और सारी है और कोई भी हल्का नहीं आ रहा इनमें से। फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया रऊफ हसन साहब पर कि ये जनाब 7.5 लाख जो है वो सैलरी लेकर एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं और पीटीआई के खिलाफ काम कर रहे हैं। फिर फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा जी कि ये जो लोग हैं, जितने भी ये वकला हैं, इनको पार्टी हाईजैक करके दी हुई है एस्टेब्लिशमेंट ने, और ये सलमान अकरम राजा साहब भी नून लीग के वकील रहे हुए हैं माजी के अंदर, तो इनको उन्होंने लॉन्च किया। और जो हम असली वर्कर थे जो खून पसीना बहा रहे थे खान के लिए, तो हम लोगों को इन्होंने पकड़ा और जेलों में कैद बंद रखा और हमारी बड़ी पिटाइयाँ की और हमें ज़बरदस्ती जो है वो पार्टी छुड़वाई है और इन लोगों को आगे कर दिया। और जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है वो जनाब अब हमें भूल गई है, हमें कोई नहीं पूछता और सारा जो है वो इन लोगों को ये अहमियत दी जा रही है। और अहमियत इसलिए दी जा रही है क्योंकि इन लोगों को स्पेस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिली हुई है और हमें एस्टेब्लिशमेंट ने
कोई स्पेस नहीं दी थी। तो फवाद चौधरी साहब भी बेसिकली जो है ये एक माहौल बनाया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि इतलात ऐसी आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बहुत जल्द जेल से रिहा किया जाएगा और वो पीटीआई को लीड करेंगे पंजाब के अंदर, और उनका एक अच्छा खासा ग्रुप उनके साथ होगा, जो लोग एक जिसको आप कह सकते हैं कि ब्लॉक बन जाएगा, पीटीआई का एक अलग जत्था बन जाएगा, एक अलग ग्रोह होगा। तो पीटीआई जो है वो शायद 3 हिस्सों में तकसीम होने जा रही है। पिछले 2 हिस्से जो उसके थे, 2 ग्रुप जो हैं, उन्हें मैं पिछले व्लॉग में डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसमें जाकर उनकी तफसीलात देख सकते हैं। तो ये सारा मामला असल में ये है कि ये इलेक्शंस के दिनों में भी आप जानते हैं कि इस तरह की कोई कोशिश की गई थी कि पीटीआई के 3 हिस्से किए जाएँ। एक हिस्सा जो है वो पंजाब वाला हिस्सा जो था उसको डील कर रहे थे जहांगीर तरीन साहब, और जो खैबर पख्तूनख्वा वाला हिस्सा था उसको परवेज़ खटक साहब जो हैं वो उसको लीड कर रहे थे। लेकिन फिर हमने देखा कि मामला जो है वो बिगड़ गए और उस तरह की शक्ल बन नहीं पाई थी। एक तो वक्त बहुत मुख्तसर था, और दूसरा शायद ये भी था कि उस वक्त जो रियासत है उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे पाए जाते थे कि जो इस तरह का काम कोई करना नहीं चाह रहे थे। अब आप जानते हैं कि डीजीआई भी चेंज हो चुके हैं, तो शायद अब उस चीज़ को जो है वो अमली जामिया पहनाया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं काजी फायद ईसा साहब के हवाले से। काजी फायद ईसा साहब ने जनाब बरतानवी दरसगाह जो उनकी थी, जिसमें वो पढ़े हैं, वो मिडल टेम्पल है, और उसमें अब वो बतौर बेंचर मुंतखब हुए हैं, और वो पहले पाकिस्तानी हैं कि जिनके नाम ये एजाज़ आया है कि वो जनाब वहाँ के बेंचर मुंतखब हो गए। अब वहाँ पर जो बेंचर होता है उसका काम क्या होता है? जो लोग पूरी दुनिया से वहाँ पर बैरिस्टर बनने के लिए जाते हैं, बार एट लॉ करते हैं, तो उन लोगों को वो पढ़ाने वालों में से होंगे। तो बात यह है कि वो कहते हैं वातुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, आप जितनी भी कंपेन उनके खिलाफ कर लीजिए, लेकिन उनका जो है वो सिला देने वाली अल्लाह की ज़ात होती है, और इज़्ज़त उसी के हाथ में होती है, और अल्लाह ने उनको जो इज़्ज़त बख्शी हुई है आप उसे नहीं ले सकते। फिर ये भी है कि जब वो गए तो वो जनाब कोई वीआईपी कैटेगरी में बैठकर भी नहीं गए जहाज़ में, उन्होंने इकोनॉमी क्लास जो है वो ली, और आम लोगों के साथ ही बैठकर वहाँ तक गए। तो सलाम पेश है जी काजी फायद ईसा साहब को कि अनमोल लोग थे वो, और वो चाहते तो यहाँ पर भी उनके लिए बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने कुछ भी लेना जो है वो मुनासिब नहीं समझा और अपना वक्त पूरा किया, और अब अपनी अगली ड्यूटी पर चले गए हैं। तो बाकी ये है कि जो लोग उनके खिलाफ कंपेन करते हैं उन्होंने तो करते रहना 2 महीने 4 महीने, उसके बाद किसी को याद भी नहीं होगा। अब बाजवा साहब को भी कौन याद करता, तो बाजवा साहब को भी अपना जो है वो करैक्टर छोड़ के गए थे, और ये भी एक अपनी लेगेसी छोड़ के गए। फ़र्क दोनों का वाज़िह है कि बाजवा बन के अगर आप हर तरफ गेम करेंगे तो आपकी क्या इज़्ज़त होगी, और काज़ी बनेंगे अगर आप कानून के तहत ही चलेंगे तो फिर आपको रिटायरमेंट के बाद भी दुनिया याद रखेगी। तो है जी, अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जल्दी से बात कर लेते हैं। 27वीं आईनी तरमीम जो है वो अब ला रही है हुकूमत, और इसमें मिलिट्री कोर्ट्स बनाने के हवाले से बात होगी, मखसूस नशिस्तें भी हुकूमत के पास होंगी, और मौलाना चाहें या ना चाहें मिलिट्री कोर्ट्स बन जाएंगी, और उसके बाद इमरान खान साहब का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलाया जाएगा। इसके हवाले से तफसीलात से बात करेंगे आने वाले व्लॉग्स में। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।